largest country in the world by area. It is the most populous country of the world. It is also the third largest economy in the world by PPP, purchasing power parity. It is also, according to most of the research analysts, it is the fourth strongest military power in the world. It is also, that means India is also the most diverse nation in the world. Geographically, it has everything from the Himalayan mountains to the Great Plain, from hot desert of the Thar to the cold desert of the Ladakh, from plateau of the peninsula to the island of Andaman Nicobar and Lakshadweep. Namaskar, Pranam and hello to everyone. My name is Kumar Gaurav and you are watching Bark. This is the first lecture of our Indian Geography module and we have brought one of the best curated notes for BPSC preparation for the Geography module for Indian Geography syllabus. So आज हम इंडिया के बारे में काफ़ी गहराई से पढ़ेंगे और ये ऑब्वियसली इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन है. इसके बाद जो चैप्टर आएंगे वो मोर स्पेसिफिक रहेंगे, खास करके फिजियोग्राफिक डिविजन्स की जो बात होती है इसके बाद आएगी. तो आइए देखते हैं इंडिया के बारे में और इंडिया के चारों तरफ कौन से देश लोकेटेड हैं, इंडिया की क्या साइज है, इंडिया की क्या एक्सटेंट है, क्या बाउंड्री है, इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है. ये सब आज के इस लेक्चर में हमें समझना है. शुरू करते हैं. पहला बात जो लिखा हुआ है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में सुना कि इट इज़ वेदर इट इज़ इकोनॉमी, वेदर इट इज़ टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज़ पॉलिटी, वेदर इट इज़ ज्योग्राफी, in each and every sphere of the life, India is best suited in the world. And as we continue our lecture in geography, in history, in polity, in economics, धीरे धीरे हमें यह रियलाइज होगी कि इंडिया इज ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे. तो आज हम अपनी मातृभूमि को थोड़ी सी और समझने की कोशिश करेंगे. पहला जो है इनमें हमें भारत के बारे में समझनी है वो ये समझनी है कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी कि एरिया से एरिया वाइज सभी कंट्री को हम एरिया के दृष्टिकोण से अगर अरेंज करें, पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर पर, पाँचवें नंबर पर, छठे नंबर पर, तो भारत का नंबर 7वां आती है. यानी कि एरिया के हिसाब से भारत 7वें नंबर पर है. पहला नंबर पर जो कंट्री है वो है रसिया. रसिया है पहला पर, यानी रूस. दूसरा पर कनाडा है, नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है कनाडा. उसके बाद यूएसए है, उसके बाद चाइना है, हमारे पड़ोसी हैं, डियर पड़ोसी है. उसके बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ील, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है. ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया. ये चीज़ आपको याद रख लेनी है आज ही के बाद कि सबसे पहले एरिया के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो भारत की रैंक 7वां नंबर पर है. पहला रसिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया. अब आप सोचेंगे याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो इसको हम ईजी बना देते हैं. इस तरफ देखिए आप, चाइना के ऊपर एक कंट्री है रसिया, फिर इस तरफ जाएंगे कनाडा, फिर यहाँ है यूएसए, फिर यहाँ है इंडिया के ऊपर चाइना, फिर यहाँ है ब्राज़ील, और फिर यहाँ है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया. एक सीक्वेंस में याद कीजिए, पहले रसिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया. समझे कुछ? रसिया, फिर चाइना, फिर यूएसए, रसिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया. अगर इतना नहीं भी याद होता है तो कोई बात नहीं है, एक इतना तो याद रख सकते हैं. पहला रसिया है जो कि इस तरफ है, फिर इसके वेस्ट में जाएंगे तो चाइना है, कनाडा है, उसके नीचे यूएसए है, फिर चाइना है, और 7वें नंबर पर भारत है. अगर इतना भी याद हुई तो हमारी कोशिश सफल रही. तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. और अगर ये 7th लार्जेस्ट है तो हमें यह भी जानना चाहिए कि आखिरकार भारत की एरिया कितनी है. तो यहाँ देख सकते हैं हमारी एरिया 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है. 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतना लाख है स्क्वायर किलोमीटर. स्क्वायर किलोमीटर का मतलब किलोमीटर स्क्वायर, यानी क्योंकि एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों आता है, इसलिए ये किलोमीटर स्क्वायर हो गया. तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है. इसको अगर मिलियन में देखें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारी एरिया है. तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारी एरिया, ये भी याद रखेंगे.
इस एरिया की बात करें, अगर पूरा टोटल सरफेस एरिया जो है वर्ल्ड का सरफेस एरिया है, अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर माने या 100 माने 100 यूनिट, तो उसमें 2.4% इंडिया की कंट्रीब्यूशन है। दैट मीन्स ऑफ द होल ऑफ द वर्ल्ड्स सरफेस एरिया, इंडिया सरफेस एरिया कंट्रीब्यूट ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया। वर्ल्ड सरफेस एरिया की भारत की जो कंट्रीब्यूशन है, भारत की जो सरफेस एरिया है वो 2.4% है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि एरिया भारत एरिया के दृष्टिकोण से 7वें नंबर पर है और 32.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारी एरिया है और ये 2.4% टोटल वर्ल्ड एरिया का कंट्रीब्यूट करती है। जो टॉप 7 कंट्री हमने पहले ही याद किया, पहले रसिया है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और फिर इंडिया है। अच्छा, ये तो रहा एरिया के दृष्टिकोण से हमने 3 फैक्ट याद किया। पहला 7th लार्जेस्ट कंट्री, दूसरा 32.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया, एंड थर्ड इज दैट वी कंट्रीब्यूट 2.4% टू द वर्ल्ड्स टोटल सरफेस एरिया। नाउ वी कम टू पॉपुलेशन। इन पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से भारत यानी इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत जो है, इंडिया जो है, ये पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी कंट्री है, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और यहाँ पॉपुलेशन लगभग 145 करोड़ से ऊपर है। हालांकि इसका जो सेंसस है 2011 के सेंसस के हिसाब से अभी कम है, 121 करोड़ है। पर जो लेटेस्ट सेंसस है और लोगों को जो मानना है, साइंटिस्ट को जो मानना है, डेमोग्राफिक एक्सपर्ट का जो मानना है, हमारा पॉपुलेशन 145 करोड़ से ऊपर आ गया और हमने चाइना को ओवरटेक कर लिया है। सो इन as far as population is concerned, India is the most populous country in the world. That means it ranks first in terms of population. दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी हमारे पास है और हम अगर 100 लोग हैं पूरे दुनिया में तो उसमें से 18 लोग तो सिर्फ भारतीय हैं। अगर 100 लोग हैं पूरा दुनिया में तो 18 लोग भारतीय हैं। हम में इतनी पावर है कि अगर एक बार हम पृथ्वी पर कदम ताल कर दें तो शायद हिमालय डगमगाने लगे, क्योंकि दुनिया की 18% पॉपुलेशन यानी 100 में से 18 लोग भारत में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो हम कल का लेक्चर देखें, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिए। कम से कम आपको ये समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि लेटीट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जिसको कि हमने कल डिटेल से पढ़ा है। तो यहाँ पर हम नहीं समझा पाएंगे टाइम का कमी होने के कारण, इसलिए आप जाके देखिए। जो लेटीट्यूड है, जो लेटा हुआ रहता है, इसको लेटीट्यूड कहते हैं। हमने कल ही देखा था। जो इक्वेटर है, फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसको 23.5 डिग्री नॉर्थ भी कहते हैं, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, भारत यहीं पर सिचुएटेड है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के लगभग बीचों बीच जाती है। आगे डिटेल में देखना है। पर जो लेटीट्यूड है, किस तरह लेटीट्यूड जाएगी, अगर हम भारत देखें, जैसे कि भारत का यहाँ पर मैप दिया हुआ है, अगर इस मैप से देखें, हम मान लेते हैं कि भारत का ये मैप इस तरीक़ा से, ऐसा मान लेते हैं। तो ये जो लेटीट्यूड है, एक ये सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट का लेटीट्यूड लेना, एक सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का लेटीट्यूड लेना, और इस दोनों लेटीट्यूड को याद करना है और कहना है कि इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन दीज 2 लेटीट्यूड्स। या फिर ये भी कह सकते हैं कि द नॉर्दर्न मोस्ट लेटीट्यूड ऑफ इंडिया इज दिस एंड द सदर्न मोस्ट लेटीट्यूड ऑफ इंडिया इज दिस। ये जो लेटीट्यूड है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। ये लेटीट्यूड नापने की एक इकाई है, पहले डिग्री में रखते हैं फिर मिनट में रखते हैं। अगर इसको डेसिमल में निकालें तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए इसको सिंपल इस तरह रखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड ये इंडिया का सदर्न मोस्ट लेटीट्यूड है। ये जो भारत आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं इंडियन मेनलैंड, क्योंकि ये मेन भूमि है, मेन जमीन है। इसमें अगर आइलैंड को भी जोड़ दें तब पूरा इंडिया जाके बनता है। ये क्या है, पूरा इंडिया है। अगर इसमें आइलैंड भी जोड़ दें, जितने भी आइलैंड है, तब ये पूरा इंडिया बना। लेकिन सिर्फ इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंडियन मेनलैंड। आप जब भी बुक पढ़ेंगे तो आप इस वर्ड से बार बार रूबरू होंगे कि एक वर्ड होता है इंडियन मेनलैंड, इसमें सिर्फ इंडिया आता है, जो मेन भूमि है सिर्फ वो आता है। ये जो इंडियन मेनलैंड है, इसकी जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। यानी इंडियाज लेटीट्यूडनल एक्सटेंट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ से यहाँ सिचुएटेड है इंडिया। जो सदर्न मोस्ट लेटीट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात हो रही है इंडियन मेनलैंड की। अगर हम इसमें पूरा इंडिया की बात करें, यानी इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड की बात करें, अगर आइलैंड भी इसमें जोड़ दें, तो इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड की जब बात करेंगे तो देखेंगे कि ये जो अंडमान निकोबार की, जो खास करके निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इट इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इट इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ कन्याकुमारी। ये जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी, वहाँ से होकर जाती है। ये उसके भी साउथ है, यानी कि इसका लेटीट्यूड और कम होना चाहिए। अगर ये अर्थ ग्लोब है, यहाँ इक्वेटर 0 डिग्री है, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, पहले 6 आएगा, फिर 8 आएगा ना। हमने इसको जानबूझ के ऐसा किया है कि समझने में दिक्कत हो। वो तो 90 तक पहुंच गया ऐसे। तो यहाँ पर अगर इक्वेटर है तो ये 0 है, तो पहले 6 आएगा, फिर 8 आएगा। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है। लेकिन ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये है 6 डिग्री एंड 45 मिनट नॉर्थ। तो देखते हैं कि एक ही जैसा है, 8-4 है या 6-4 बोल सकते हैं। तो 2 डिग्री नीचे है,
यानी कि व्हेन इट कम्स टू होल ऑफ इंडिया, देन द सदर्न मोस्ट पॉइंट इज this on the Nicobar Island. When we are going to study about the island, we will study in detail that this point is known as Pygmalion Point. इसी को Pygmalion Point या इसी को इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं. जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है. अभी सिर्फ इतना देख रहे हैं कि दिस पॉइंट, द लेटीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज 6 मिनट 45 या 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ. एंड द मेनलैंड, जहाँ मेनलैंड की बात कर रहे हैं, जो कन्याकुमारी है, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है. जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट लेटीट्यूड है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है. यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए. ये है लेटीट्यूडनल एक्सटेंट, जिसमें हमें 3 लेटीट्यूड के बारे में याद करना है. जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, व्हेन इट कम्स टू होल ऑफ इंडिया, इट इज 6 मिनट 45 नॉर्थ लेटीट्यूड. व्हेन इट कम्स ओनली टू इंडियन मैनलैंड, देन इट इज 8 डिग्री 4 मिनट. ये जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है. और जब यहाँ नॉर्दर्न मोस्ट की बात करेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ बोलेंगे. ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है लोकेशनल एक्सटेंट कि कहाँ से कहाँ है. लेटीट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? द मेनलैंड स्पेन्स फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये फिर यहाँ लिखा हुआ है द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज द पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, इट्स लेटीट्यूड इज 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ. यानी कि ये जो अंडमान निकोबार के निकोबार आइलैंड है, इसमें जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, इसी को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, और इसकी लेटीट्यूड है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ. ये समझ में आ गया. ये था हमारा लेटीट्यूड की बात. अब देखिए, आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो हमें इसमें डाउट हो सकता है कि क्या ये पूछ रहा है या ये पूछ रहा है. तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ रहेगा. अगर लिखा हुआ है कि द सदर्न मोस्ट लेटीट्यूड ऑफ इंडियन मेनलैंड, तब हमें क्या देना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ देना है. 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ये जो है, ये तभी देना है आंसर जब पूछा गया कि द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड. पर अगर ये पूछ रहा है कि द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, अगर एक्सक्लूसिवली वो सिर्फ इंडिया लिखा है कि द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो ये आंसर ज़्यादा सही होगा. 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, जो पिग्मेलियन पॉइंट से जाता है, क्योंकि ये हमारा हिस्सा है. इसको छोड़ क्यों दें? इसका छोड़ने का मतलब है कि पूरा अंडमान निकोबार का बहुत सारे आइलैंड को छोड़ देना, जो गलत हो जाएगा. यानी कि आप क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़िएगा कि मेनलैंड बोला है या सिर्फ इंडिया बोला है. ये ठीक है. अब आते हैं हम लॉन्गिट्यूड पर. जिस तरह से लैटिट्यूड जो लेटा हुआ था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसे हम लोग लेटिट्यूड बोले, जो पैरेलल टू ईच अदर है. अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पर, जिसे हम लोग मेरिडियन भी बोलते हैं. हमने कल पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी बोलते हैं, और जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है. आज हम देखते हैं कि इंडिया से कौन सा मेरिडियन है जो ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट है. हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन को नॉर्थ कहते हैं, इस तरफ ईस्ट कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं. यानी कि लॉन्गिट्यूड तो इस तरह से होगी, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन से. तो यहाँ से जो लाइन गुजर रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे? ये वेस्ट में पड़ता है, इसको बोलेंगे वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया. इसको क्या बोलेंगे? वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया. ये है वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया. जो यहाँ से गुजर रही है अरुणाचल प्रदेश से, इसको क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया. बोलेंगे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. इसको बोलेंगे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया. और ये कहाँ से गुजरेगी? अरुणाचल प्रदेश की इस छोर से. ये कहाँ से गुजरेगी? गुजरात से. जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट. अब ईस्ट क्यों है, वेस्ट क्यों है, कल का लेक्चर से आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो ये है, अगर इंडिया यहाँ से इक्वेटर, ये ग्लोब है, ये इक्वेटर की लाइन है, तो इंडिया इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड हैंस ऑल द लेटीट्यूड विल बी नॉर्थ. सिमिलरली अगर प्राइम मेरिडियन ये है, तो इस हेमिस्फेयर को, ये पूरा हेमिस्फेयर को हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं. इंडिया इज लोकेटेड कंप्लीटली इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर. दैट्स व्हाई इट्स लॉन्गिट्यूड विल बी फ्रॉम सम डिग्री ईस्ट टू सम डिग्री ईस्ट. ईस्ट में ही रहेगा, बिकॉज इट इज कंप्लीटली लोकेटेड इन ईस्टर्न साइड. इसलिए जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है. और जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो है 97 डिग्री, ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द मेनलैंड स्पेन्स फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट. यहाँ पर जो गुजरात से होकर गुजर रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं गुहार मोटा. गुहार मोटा बोलते हैं, या गुहार माथा भी लिखा हुआ रहता है बहुत सारा बुक में. तो कुछ भी हो, गुहार माता ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा. गुहार माता, गुहार मोटा या गुहार माथा जो है, ये कच्छ में पड़ता है, गुजरात के कच्छ में. और दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट. ठीक है, ये जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये एक जगह है जिसको किबुथु बोलते हैं. किबुथु बोलते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में. दिस किबुथु इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड द लॉन्गिट्यूड corresponding टू दिस किबुथु प्लेस इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, विच इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट.
समझ गए होंगे आप शायद कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है मेनलैंड स्पेन्स फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो लेटीट्यूड है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक जाती है। जो मेनलैंड का बात करें, अगर पूरा का ले लें तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे वाला बदल जाएगा। नीचे वाला में क्या बदलाव आएगा, वो 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होगा, 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होगा, जो कि पिग्मेलियन पॉइंट कहलाता है। जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, गुहार मोटा बोलते हैं, गुहार माथा भी बोलते हैं, गुहार माटा भी लिखा हुआ रहता है बहुत सारा बुक में। आप गुहार से याद रखिए, ऑप्शन देखिएगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये कहाँ है, गुजरात में है, कच्छ में है। इसके कोरस्पोंडिंग जो लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, हमने देखा। और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये अरुणाचल प्रदेश के किबुथु जगह से होकर गुजरती है। किबुथु जगह से इसकी कोरस्पोंडिंग जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है, वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि जो डिस्टेंस है, ये तो हमने डिग्री के हिसाब से देखा ना कि डिग्री के हिसाब से कैसा है। अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से देखें, अगर ये इंडिया है और अगर हम इसमें कैलकुलेट करना चाहें कि नॉर्थ साउथ डिस्टेंस कितना है, नॉर्थ साउथ डिस्टेंस मतलब अगर हम जम्मू कश्मीर से शुरू होते हैं और कन्याकुमारी तक जाते हैं तो ये डिस्टेंस कितना है, इसे क्या बोलेंगे, क्योंकि नॉर्थ साउथ है, देख रहे हैं इधर नॉर्थ बोलते हैं इधर साउथ बोलते हैं। सो दिस इज नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ऑफ इंडिया। ये जो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस है इंडिया का, ये लगभग कितना है, ये नॉर्थ साउथ डिस्टेंस 3214 किलोमीटर है, यानी 3214 किलोमीटर जो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस है। कहाँ से कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर से लेके ये कन्याकुमारी है। और यहाँ पर जो पॉइंट है उसको इंदिरा कोल बोलते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कितना है, इंदिरा कोल, जो कश्मीर में इंदिरा कोल पॉइंट है। हालांकि अब ये कश्मीर में नहीं रहा, अब ये लद्दाख में आ गया, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब जम्मू कश्मीर पढ़ेंगे तो देखेंगे कश्मीर इतना ही है, ये वाला पोर्शन जो है यही कश्मीर, ऊपर वाला सब पोर्शन कहाँ है, लद्दाख में। अब इंदिरा कोल कहाँ आ गया, लद्दाख में आ गया। तो ये थोड़ा सा इसको यहाँ पर अपडेट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि इंदिरा कोल इज लोकेटेड, या हम अपडेट करके इसको इस नोट्स को प्रोवाइड करेंगे आपके लिए, ताकि ये गलती ना हो कि जो ये इंदिरा कोल है ये लद्दाख में। तो फ्रॉम इंदिरा कोल, दिस इज द पॉइंट इंदिरा कोल टू कन्याकुमारी, व्हाट इज द डिस्टेंस, दिस इज 3214 किलोमीटर, दिस डिस्टेंस इज 3214 किलोमीटर। एंड द वेस्ट ईस्ट डिस्टेंस, वेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यही गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ये जो डिस्टेंस है ये है 2933 किलोमीटर। ये दोनों भी याद रहना चाहिए। ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया, वेस्ट ईस्ट डिस्टेंस ऑफ इंडिया, या वेस्ट से, या चौड़ाई इंडिया की कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। लंबाई कितनी, या नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितनी है, 3214 किलोमीटर। इतना बात याद रहना चाहिए। इतना बात अगर याद हो गया, या इसको याद कर लिए, तब आगे बढ़ते हैं। क्या हमने पढ़ा अभी, एक बार फिर से रिवाइज अगर करें शॉर्ट में, तो द सदर्न मोस्ट पॉइंट of the mainland India is 8 degree 4 minute north. The northernmost point या latitude of India is 37 degree 6 minute north. The westernmost point or longitude of India is Guhar Mata in Kutch district of Gujarat, and this is 68 degree 7 minute east. The easternmost, this is the westernmost. अगर कहीं मिस्टेक होता है तो आप देख लीजिएगा, इसको वेस्ट में है तो westernmost बोलेंगे। This is the easternmost point which is Kibuthu in Arunachal Pradesh, and this is 97 degree 25 minute east. और जो डिस्टेंस है नॉर्थ साउथ डिस्टेंस कितनी है, 3214 किलोमीटर। और जो वेस्ट ईस्ट डिस्टेंस ये कितनी है, 2933 किलोमीटर। दैट मीन्स द लेंथ इज मोर देन द विड्थ, दैट मीन्स द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज लिटिल बिट हायर देन द ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं और कुछ दूसरा टॉपिक को समझने का कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन पर। अभी हमने आपको बताया, ये तो हमने आपको पहले से ही बता दिया क्या, कि अगर ये स्फीयर है, अगर ये ग्लोब है और यहाँ से इक्वेटर जाती है और यहाँ से प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच यूके से होकर गुजरती है, तो भारत लोकेटेड है यहाँ इस, यानी कि अगर इस हेमिस्फीयर का बात करें, अगर लेटीट्यूड के दृष्टिकोण से बात करें, दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर इसके कोरस्पोंडिंग बात करें, लॉन्गिट्यूड के कोरस्पोंडिंग, तो दिस इज होल ऑफ दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। दैट मीन्स इंडिया लाइज कंप्लीटली इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, सो इट लाइज कंप्लीटली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड इंडिया लाइज ईस्ट ऑफ दिस प्राइम मेरिडियन, सो इंडिया लाइज कंप्लीटली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सो इंडिया लाइज कंप्लीटली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हेंस कॉल्ड एन ईस्टर्न कंट्री। और इट ऑल्सो लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेकिन इन्हें हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक रीजन के कारण साउथ ब्लॉक का कंट्री माना जाता है। बेसिकली व्हेन यू स्टडी अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन एंड स्पेशली द कोल्ड वार एरा, देन द होल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और
तो वो तो एक पार्ट है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड था। एक को बोलते थे वेस्टर्न वर्ल्ड जो कि ज़्यादा डेवलप्ड था, और एक था कम्युनिस्ट के साथ ईस्टर्न साइड में, ये भी डेवलप्ड था। और जो बच गया जिसको कि बेसिकली बोलते थे साउथ ब्लॉक, क्या बोलते थे, साउथ ब्लॉक बोलते थे। तो ये कैसे ग्रुप है, ये है थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ, दीज आर पुअर कंट्रीज, दीज आर वेरी पुअर कंट्रीज। उस समय थी, अभी भी बहुत सारे कंट्री पुअर ही हैं, दीज वर द पुअर कंट्रीज। एंड ऑल्दो मेनी कंट्रीज बिलोंग्ड और मेनी कंट्रीज वर अबव दिस इक्वेटर line, but they were also considered as the south block, as part of the south block, because western these developed countries were very much north to these countries। ये सब बहुत ज़्यादा नॉर्थ थे, इसलिए बहुत सारे कंट्री ऐसा हैं जो कुछ नॉर्थ में होने के कारण भी, थोड़े से नॉर्थ में होने के कारण, जैसे पूरा अफ्रीका को क्या माना जाता है, इसको माना जाता है साउथ कंट्री in terms of international relation because of historical and economic reasons। economic reasons क्यों, क्योंकि ये गरीब देश है। historical reasons क्यों, because during the cold wars these words came into existence। तो हम सिंपली कह रहे हैं कि ऑल दो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, तो ज्योग्राफी में तो ये कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, बट ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, ड्यू टू द हिस्टोरिकल रीजंस, इट इज कंसिडर्ड एज कंट्री ऑफ साउथ ब्लॉक। एंड सो देयर यू विल बी हियरिंग द टर्म साउथ साउथ कोऑपरेशन। आप लोग सुनते होंगे साउथ साउथ कोऑपरेशन है, कभी सोचिए कि इंडिया अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में साउथ साउथ कोऑपरेशन कैसे हो रहा है। तो ये सब के बारे में अगर डिटेल से देखना हो तो हम इंटरनेशनल रिलेशन का चैप्टर लाएंगे, उसमें इसको पढ़ेंगे। अभी सिंपल समझना है कि इंडिया इज ज्योग्राफिकली लोकेटेड कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि इंडिया किस तरह है। जैसे ये अगर इंडिया है तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है इंडिया में कि ये जो इंडिया है इसके नॉर्थ साइड में, ये जो नॉर्थ साइड है ये पूरा माउंटेन है, ये हिली रीजन है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हिमालय बोलते हैं। तो इंडिया इज सराउंडेड बाय द ग्रेट हिमालय इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में यही जो ग्रेट हिमालय का जो रेंज है, इसी का एक्सटेंशन है, इसको हम लोग पूर्वांचल बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं, या इसी को नॉर्थ ईस्ट हिल्स बोलते हैं। तो इंडिया इन द नॉर्थ इज लोकेटेड या इज बॉर्डर्ड, या द नॉर्थ ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, द हिमालयज आर लोकेटेड नॉर्थ ऑफ इंडिया, एंड दैट मीन्स इंडिया इज सराउंडेड बाय ग्रेट हिमालयज इन द नॉर्थ। नॉर्थ में क्या है, ग्रेट हिमालय है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, इधर क्या है, पूर्वांचल हिल्स है, या हिमालय का ही पार्ट है जिसको नॉर्थ ईस्ट हिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया के नीचे देखेंगे, जैसे यहाँ ये देखें तो ये पूरा जो दिख रहा है ये क्या है, ये एक ओशियन है। अब ये ओशियन का नाम इंडियन ओशियन है, ये जो पूरा ओशियन है इसका नाम क्या है, इंडियन ओशियन है। ये इंडियन ओशियन है, ये जो पूरा दिख रहा है यहाँ से इस तरह से, ये पूरा ओशियन क्या है, इंडियन ओशियन है। यानी कि इंडिया का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम देख सकते हैं कि इंडिया इज प्रोट्रूडिंग टुवर्ड्स इंडियन ओशियन। ये इंडियन ओशियन में इसका सेंट्रल लोकेशन है। क्या हम ऑस्ट्रेलिया को बोल सकते हैं इंडियन ओशियन का सेंट्रल लोकेशन? नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए आप, अगर ये इंडियन ओशियन है तो किस तरह से इंडिया इसमें घुसा हुआ है, एकदम सेंट्रल लोकेशन है। तो इंडिया इज और इंडिया का जो हिस्टोरिकल रीजन्स रहा, जो हमने यहाँ पर काम किए हैं और जो हमारा महत्व था हिस्ट्री में, उसके कारण दिस ओशियन हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियन ओशियन। हमने इतना एम्फेसिस सिर्फ इसलिए दिया बिकॉज इट इज़ द ओनली ओशियन विच इज़ नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। हमें यह जानकर बहुत ही खुशी होगी, गर्व होगी अपने भारत माता पर कि हमारे नाम पर ही ये पूरा ओशियन का नाम रखा गया। अमेरिका का नाम पर इसका नाम नहीं रखा गया अमेरिकन ओशियन। दिस इज नोन एज अटलांटिक ओशियन, दिस इज नोन एज पैसिफिक ओशियन, ऑल्दो देयर आर पावरफुल कंट्रीज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ इट, बट स्टिल इंडियन ओशियन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द कंट्री इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल प्रोमिनेंस। जो हमारा प्रोमिनेंस है और इसमें जो हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इसकी वजह से इंडियन ओशियन का नाम रखा गया है हमारे देश पर। अब ये इंडियन ओशियन का दो पार्ट है, इधर वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं अरेबियन सी, इधर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं बे ऑफ बंगाल। ये भी इसलिए डिवीजन हुआ क्योंकि इंडिया दोनों को दो पार्ट में बांट देती है। सो फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स वी कैन सी दैट इंडिया इज लोकेटेड और इंडिया इज सराउंडेड बाय दिस अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल और द पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। ये किसका पार्ट है, इंडियन ओशियन का पार्ट है। सो इंडिया इज सराउंडेड फ्रॉम थ्री साइड बाय दिस ओशियन नेम्ड इंडियन ओशियन, एंड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इट इज सराउंडेड बाय हिल्स ऑफ हिमालयज एंड नॉर्थ ईस्ट। समझ गए आप, इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंडिया इज सराउंडेड बाय द ग्रेट हिमालयज इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इन द साउथ इट इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशियन फ्रॉम थ्री साइड्स। द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन टू बी नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इंडिया प्रोट्रूड्स, मतलब उसके अंदर इस तरह से धंसा हुआ है, आगे बढ़ती है इनटू द इंडियन ओशियन, डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट। ये सब आप जानते ही होंगे कि इस तरफ को अरेबियन सी बोलते हैं, इस तरफ को बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, इसलिए इस पर कम फोकस करते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर ये इंडिया है, जैसे कि ये मैप इंडिया का बेटर है, यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया अचानक टेपर होने लगती है, यानी कि इंडिया इस तरह से एक दूसरे से मर्ज होने लगती है, एक दूसरे के करीब आने लगती है इंडिया की, और जाके लास्टली कन्याकुमारी पर जाके मिल भी जाती है। ये जो लेटीट्यूड है ये है 22 डिग्री नॉर्थ। आप बोलिएगा क्या इसको भी याद रखना है? कोई ज़रूरी याद करने का नहीं है, पर क्योंकि हम समझा रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। ये भी आपको याद हो जाएगी, हमें पूरा विश्वास है। सो एट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इंडिया टेपर्स
and tapers so much that it meets at Kanyakumari. इंडिया स्टार्ट्स टेपरिंग इनटू द इंडियन ओशियन। जैसे 22 डिग्री नॉर्थ आता है ये एक दूसरे से मुड़ने लगता है, ऐसे जाना तो इसको ऐसा था, पर इट टेपर्स, और टेपर होकर क्या होता है, दिस बोथ द पार्ट मिट्स एट द कन्याकुमारी। बस बहुत सिंपल सी बात है कि 22 डिग्री नॉर्थ पर जाके ये क्या होने लगती है, टेपर होने लगती है, क्योंकि हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अपने भारत माता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा शेप तो मालूम होना चाहिए ना कि यहाँ पर आके इस तरह से कैसे मुड़ रही है, और ये डिग्री क्या है 22 डिग्री। आगे जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ेंगे तो यह समझने में और भी आपको बहुत आसान है और ईजिली याद हो जाएगा कि हमने ये 22 डिग्री नॉर्थ कैसे ईजिली याद कर सकते हैं। ठीक है, द कंट्री इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है। नॉर्थ वेस्ट क्यों कह रहा है, क्योंकि ये सब पोर्शन, और इधर भी देखेंगे जब पाकिस्तान में है सुलेमान रेंज या उसके आगे हिंदू कुश रेंज, ये भी इधर रेंज है। तो इधर हिंदू कुश रेंज और सुलेमान, जब हिमालय पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा और जिक्र करेंगे कि यहाँ पर हिंदू कुश रेंज है। इसके कारण भी इंडिया इज बाउंडेड फ्रॉम द माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड एंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड टाइम। जो इतिहास में भी हम देखते हैं कि इंडिया में आक्रामकता तो आए, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में कम लोग आ पाए, क्योंकि ये हिमालय चारों तरफ से और इस तरफ भी यंग फोल्ड माउंटेन्स घिरे हुए थे। ठीक है, ये तो ऐसे भी ये जो पार्ट है ये पाकिस्तान का पार्ट है, हमें कुछ जानकारी रहना चाहिए, आगे कुछ जानकारी और देंगे आपको, लेकिन नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो अब आया है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इंडिया इस तरीक़ा से, हम मैप पर ही बनाने की कोशिश करते हैं, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है। अब आप देखिए इंडिया के मैप में हमने पहले देखा था, कल ही पढ़ा था कि जो ये अगर ग्लोब है तो ग्लोब में जो बीच से जाती है इक्वेटर जाती है, इसको जो 0 डिग्री है इसको इक्वेटर बोलते हैं। इंडिया इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इंडिया कहाँ लोकेटेड है, इंडिया इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इसको और अच्छा से बनाते हैं, सो इंडिया इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, दैट मीन्स इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू इंडिया, तो ये तो पास नहीं होता है। इसके नीचे जो है 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये तो पास होगा ना। इसके और नीचे अंटार्कटिक सर्कल है, कभी पास नहीं होगा, ये 90 डिग्री साउथ नहीं पास होगा। इसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, नहीं पास होगा, ये भी नहीं पास होगा, जो नॉर्थ पोल है। यानी कि एक लाइन जो है, जो वो 7 हमने इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड पढ़ा था, उसमें जो एक लेटीट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से होकर गुजरती है, इसलिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कौन से स्टेट से पास होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इंडिया का रफ इस तरह से डायग्राम बनाएं, ये सिंपल डायग्राम है, तो इंडिया से लगभग आधे से क्या पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या लेटीट्यूड है ये भी हमें याद रहना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लेटीट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी नॉर्दर्न लेटीट्यूड में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है, ये इंडिया के बीचों बीच पास होता है। अब हमें ये जानना चाहिए कि ये जो बीचों बीच पास होता है तो कौन से स्टेट से होकर गुजरता है। तो यहाँ देखिए पहले गुजरात है, अगर नहीं अच्छा से दिख रहा है तो हम बता देते हैं, ये गुजरात है, यानी कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको दिख रहा है, ये गुजरात से होकर गुजरता है। थोड़ा सा राजस्थान के सदर्न पार्ट से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश के लगभग बीच से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, झारखंड से जाती है, वेस्ट बंगाल से जाती है, त्रिपुरा से जाती है और मिजोरम से जाती है। इतने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, इसको आपको याद रखना है। पहला क्या है, गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। अब इसको कैसे आप याद रखेंगे, तो आप गूगल पर जाके कोई भी ट्रिक देख सकते हैं, बहुत सारा ट्रिक रहता है, यूट्यूब पर भी रहता है, सिंपली सर्च कीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद करने का ट्रिक, और हम तो बताएंगे कि सिंपली 1-2 बार आप अपने बुक में मैप निकालिए और इसको बनाइए ताकि याद हो जाए। क्या है, सबसे पहला क्या है, देखिए यहाँ पर इस तरह से मैप रखिए, गुजरात है, तो लिख लिए कि पहला जो स्टेट पास होती है गुजरात है। राजस्थान का सदर्न पार्ट से पास होती है तो राजस्थान है। आप इतना बार ये मैप देखिए इंडिया का कि सब कुछ आपको याद हो जाए। मध्य प्रदेश का बीच से पास होता है, तो ये मध्य प्रदेश का बीच से पास होता है। फिर कहाँ से पास होता है, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बगल में कौन है, झारखंड। झारखंड के जो राजधानी रांची है, एकदम इसके जस्ट पास से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, रांची के पास। फिर वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद 2 नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाला, त्रिपुरा और मिजोरम। और हम जब स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी कुछ इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इतने स्टेट हैं, 8 स्टेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। ये 7 से होकर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हैं। 8 है, तो कोई छूट गया क्या, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम, यहीं पर लिख दिया हमने। तो त्रिपुरा है और फिर क्या है, मिजोरम है। ये 8 स्टेट से होकर क्या है, गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि दीज आर द 8 स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस एंड इट डिवाइड्स इंडिया इन 2 पार्ट्स।
ये डिवाइड करती है इंडिया को 2 पार्ट्स, और इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस, इसको आपको याद रखना है। आगे देखेंगे कि ये बार बार आएगा, तब हम इसको बार बार बोलेंगे भी तो आपको याद होगा। तो एक बार फिर से देखिए, कौन स्टेट है? गुजरात है, राजस्थान है। राजस्थान का एकदम सदर्न पार्ट से होकर गुजरती है, गुजरात का बीच से लगभग, राजस्थान का यहाँ देखिए ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ये सदर्न पार्ट से होकर गुजर रहा है, यहाँ से होकर गुजर रहा है। फिर मध्य प्रदेश का एकदम बीचों बीच से होकर गुजर रहा है, ये देखिए मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, और यहाँ त्रिपुरा मिजोरम से होकर गुजर रही है। ठीक है जी। तो अब आता है क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन आता है कि वेदर इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री और टेम्परेट कंट्री। हमने आपको फिर से वही बात बोलनी है कि शायद आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, उसमें हमने बताया, क्या बताया कि ये अगर ग्लोब है, ये अगर ग्लोब है तो यहाँ इक्वेटर बीचों बीच है। इक्वेटर इज द 0 डिग्री लेटीट्यूड, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के जस्ट ऊपर एक है जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ये कल हमने बताया है। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर अंटार्कटिक सर्कल है, ये कितना है? आर्कटिक सर्कल है, 66.5 डिग्री नॉर्थ है। और यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री नॉर्थ है, जो क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल है ये। ठीक है। नीचे क्या है? नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो 23.5 डिग्री साउथ है। ये कल हमने बताया था कि क्यों 23.5 ही लिया गया, क्यों 66.5 ही लिया गया। और उसके नीचे क्या है? ये अंटार्कटिक सर्कल है, क्योंकि यहाँ अंटार्कटिका है मौजूद। और यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री साउथ है, ये साउथ पोल कहलाता है। ठीक है जी। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इक्वेटर के बीच की जो भूमि है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, या इसी को बोलते हैं टोरिड जोन। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? टोरिड जोन बोलते हैं। हमने कल पढ़ा था ना। इसके ऊपर जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ पर ना तो नीदर द टेम्परेचर इज टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? काफ़ी हाई होती है। यहाँ पर तो फ्रिजिड, एकदम जमा देता है फ्रिज जैसा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन ही बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन बोलते हैं। अगर ये दोनों को सेपरेट करना हो तो क्यों बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन, इसको बोलेंगे साउथ टेम्परेट जोन। ये मैं उम्मीद है कि पूरा आपको याद होगा। आप पीछे का लेक्चर जाके देखिए, या फिर इतना ही समझाने में आपको याद हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब आगे देखते हैं। आगे ये है बात कि अगर ये इंडिया है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजर रही है, तो हम लोग जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। दिस इज नोन एज ट्रॉपिकल रीजन वेयर द हीट इज वेरी हाई, द टेम्परेचर इज वेरी हाई। दिस रीजन इज नोन एज ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। और इसके ऊपर वाला रीजन को क्या बोलते हैं? दिस रीजन इज नोन एज टेम्परेट रीजन या टेम्परेट जोन। इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं बिकॉज इंडिया का आधा पार्ट नीचे है, तो आधा पार्ट किसका हिस्सा हो गया? ट्रॉपिकल रीजन का। आधा भाग ऊपर है, तो आधा भाग क्या हो गया? टेम्परेट जोन का हो गया। तो यही डिबेट आता है, इसलिए डिबेट आता है कि वेदर इंडिया इज ए ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन, वेदर इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री और टेम्परेट कंट्री। तो इंडिया अभी जो हमने देखा कि क्या देखा, आधा पार्ट टेम्परेट में आ रहा है तो क्या कहेंगे? टेम्परेट रीजन। आधा भाग ट्रॉपिकल में आ रहा है तो क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल रीजन। पर हम जानते हैं कि उतना ज़्यादा हीट में अंतर नहीं होता है। इसके पीछे रहस्य ये है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ग्रेट हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय क्या करती है? यहाँ साइबेरिया है, रसिया की जो साइबेरिया रीजन है, पूरा जो फार ईस्ट रीजन है, साइबेरिया रीजन है रसिया का, यहाँ से बहुत कोल्ड करेंट आती है, बहुत कोल्ड विंड आती है। जो विंड है बहुत ठंड आती है, ठंडक लेके आती है। लेकिन ये जो हिमालय है, ये इस कोल्ड विंड को क्या करती है? ब्लॉक करती है। द हिमालयाज ब्लॉक द चिल्ड कोल्ड winds coming from the Siberia, and because Himalayas stop these winds, block these winds, so there is considerable temperature in northern part of the country also. That means although this part is above the tropic of Cancer, and so it should come under the temperate region, but still it is considered as tropical country because the winds coming from the Siberia is blocked by the Himalayas. That means इंडिया का आधा पार्ट तो टेम्परेट होना चाहिए था ज्योग्राफिकल टर्म में, आधा पार्ट तो ट्रॉपिकल होना चाहिए था एग्जैक्टली अगर उस रीजन से जाए। बट बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई हेयर, हमने देखा था यहाँ टेम्परेचर ना तो ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए। ट्रॉपिकल में टेम्परेचर बहुत अत्यधिक होती है। बट because Himalayas are present on the northern border, these winds are blocked, and so India is considered as a tropical country. इसको एक बार पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल या टेम्परेट क्या है। तो बोलता है टेम्परेट पार्ट जो है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रॉपिकल पार्ट। ये भी आपको याद रखना है कि ऑल्दो ऐसा करके अगर हम डायग्राम बनाते हैं, इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जा रहा है तो बराबर है या इसी को बड़ा मान लेते हैं, पर ये जो पार्ट है ये काफ़ी बड़ा है, ये डबल है, ट्वाइस द साइज है, ट्वाइस द साइज। ये हमें डायग्राम को सिंप्लीफाइड बनाते हैं इसलिए ऐसा लगता है। अगर एक्चुअल इंडिया आप देखेंगे, आपको दिखाते हैं एक्चुअल मैप पर, ये देखिए एक्चुअल मैप है इंडिया का। अब आप इसमें देखिए कि ये जो नीचे का पार्ट है, अगर नीचे का पार्ट भी हम बना दें, ये
तब भी हम देखेंगे कि जो नीचे का पार्ट, ये वाला पार्ट है, इससे तो ऊपर वाला पार्ट बहुत बड़ा है, देखिए कितना वाइड है। तो ये जो पार्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स बट नॉट इन 2 इक्वल पार्ट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 पार्ट में तो बांटा, पर ऊपर वाला क्या है, ट्वाइस द साइज देन द सदर्न पार्ट, ये दुगना बड़ा है, ये इससे आधा है। ये पहले समझे। दूसरी बात समझे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये टेम्परेट में आनी चाहिए थी, ये ट्रॉपिकल में आनी चाहिए थी, पर पूरा इंडिया को एक ट्रॉपिकल कंट्री माना जाता है बिकॉज देर इज नो मच कोल्ड। कोल्ड उतना नहीं है क्योंकि जो साइबेरियन चिल्ड कोल्ड विंड से उसको रोक लेता है। और भी बहुत सारा रीजन है जिसको कि देखते हैं। तो पहला क्या है, टेम्परेट पार्ट नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक कैंसर इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रॉपिकल पार्ट, इसकी साइज ज़्यादा है। इंडिया हैज़ ऑलवेज बिन ट्रीटेड एज ए ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया को क्या माना जाता है, ट्रॉपिकल कंट्री माना जाता है 2 रीजन से, फिजिकल एंड कल्चरल। फिजिकल ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, जो हमने बताया, द कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया बाय द हिमालयाज। एशिया से सेपरेट हिमालय करती है, विच ब्लॉक टेम्परेट एयर मासेस, जो टेम्परेट एयर मास है यानी जो ठंडी एयर मास है, जो टेम्परेट रीजन से चली आ रही है, जो चाइना की तरफ से आ रही है, रसिया की तरफ से आ रही है, उसको रोक दिया जाता है और हिमालय उसको रोक कर भारत को गर्म रखता है। सो द क्लाइमेट इज डोमिनेटेड बाय ट्रॉपिकल मॉनसून। तो भारत के जो क्लाइमेट है, ये दूसरा रीजन है। पहला तो है कि विंड रोक दिया, दूसरा रीजन है कि दिस क्लाइमेट, जो इंडियन क्लाइमेट इज डोमिनेटेड बाय ट्रॉपिकल मॉनसून। आगे जब हम क्लाइमेट चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे मॉनसून के बारे में कि भारत में जितनी भी मॉनसून होती, जितनी भी रेन होती है, उसका 80% से में ज़्यादा ही वो मॉनसून के कारण होती है। अगर मॉनसून के कारण रेन हो रहा है, इसका मतलब द क्लाइमेट इज डोमिनेटेड बाय ट्रॉपिकल मॉनसून। मॉनसून के कारण, ट्रॉपिकल मॉनसून जो गर्मी में मॉनसून आती है उसे ट्रॉपिकल मॉनसून कहते हैं। सो इट इज कंसिडर्ड एज ट्रॉपिकल कंट्री। सेकेंड रीजन है कल्चरल और जियोग्राफिकल रीजन, जैसे सेटलमेंट्स, जिस तरह का यहाँ घर बने हुए हैं, जिस तरह से लोग रह रहे हैं क्लोजली, जो डिजीजेज यहाँ फैलते हैं, मलेरिया फैलते हैं, डेंगू फैलते हैं, और इस तरह के जितने भी डिजीज हैं जो गर्म देशों में फैलते हैं, जो ट्रॉपिकल कंट्री में फैलते हैं, वैसा ही फैलते हैं। जो एग्रीकल्चरल पैटर्न है, धान का उगना, आम का होना, और इस तरह से जितने भी फसल है जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, गेहूं का कम होना, कॉफ़ी का होना, ये सब कहाँ की फसलें, ये सब ट्रॉपिकल कंट्री की फसलें हैं। तो एग्रीकल्चर भी हमारा कैसा है, ट्रॉपिकल कंट्री जैसा है। जैसे यहाँ पर जो गाय है उसकी क्वालिटी अलग है जर्सी गाय से। जर्सी गाय कहाँ की है, ठंडे प्रदेशों के जर्सी गाय होते हैं। यहाँ पर भी जर्सी गाय रखा जा रहा है, लेकिन उनको गर्मी से दिक्कत होती है। तो ये सब क्या दिखा रहा है, ये सब दिखा रहा है कि भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है। चाहे सेटलमेंट की बात हो, चाहे डिजीज़ यहाँ पर होते हैं, जो एग्रीकल्चर हैं, जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, all are tropical in nature. These all signify that India is a tropical country. इंडिया एक कैसा कंट्री है, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हमें चीज़ समझना है वो हमें स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया समझना है। इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम के बारे में समझना है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। कल जब हमने पढ़ा, आपने जब लेक्चर कल का देखा होगा, तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ा कि जो हमारा डे एंड नाइट है वो डिपेंड करता है लॉन्गिट्यूड पर। क्योंकि ये अगर अर्थ है और यहाँ पर अगर सन है, हम सन को छोटा इसलिए दिखा रहे हैं कि हम अर्थ के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, अर्थ के ऊपर से देख रहे हैं, नहीं तो सन बहुत बड़ा है। तो जो सन के रे हैं वो उसी पार्ट में आएंगे जो इसके तरफ मुड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ आप आएंगे, इधर तो नहीं आएंगे। इधर क्या है, नाइट है, यहाँ पर क्या है, डे है। जब ये रोटेशन होगा अर्थ का, तब रोटेट होकर जब ये पार्ट इस तरफ जाएगी, सन के फेसिंग होगी, तब यहाँ पर क्या होगा, डे होगा। जैसे अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ से क्या होना शुरू होगा, मॉर्निंग होगा। धीरे धीरे यहाँ आएगा तो क्या होगा, आफ्टरनून होगा। धीरे धीरे यहाँ आएगा तो क्या होगा, इवनिंग होगा। फिर धीरे धीरे इधर नाइट हो जाएगा। इस तरह से जब रोटेशन होता है अर्थ का, अपने ही एक्सिस के चारों तरफ जब अर्थ घूमते हैं सन के कंपेरिजन में, तो उससे क्या होता है, उसी से डे एंड नाइट होता है। ये अर्थ है, यहाँ पर अभी क्या है, मान लेते हैं इस एरिया में सन की जो रे है वो जा रही है, इस एरिया में सन की रे जा रही है, यानी ये एरिया में क्या है, अभी नाइट है। धीरे धीरे क्या होगा, 4 बजेगा, धीरे धीरे 5 बजेगा, और 5 बजे क्या मॉर्निंग होना शुरू होगा, जब सन की लालिमा दिखेगी। ऐसा क्यों होता है, वो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, जो रिफ्लेक्शन एक चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं। पर यहाँ पर सन मतलब मॉर्निंग होना शुरू होगा। उसके बाद धीरे धीरे जब हम सन के जस्ट सामने जाएंगे और यहाँ पर मैक्सिमम हीट हमें आएगी, डायरेक्ट सनलाइट आएगी, तो ये आफ्टरनून माना जाएगा। फिर धीरे धीरे इवनिंग होगी और फिर रात हो जाएगी। इस तरह से होती है। अब अगर हम भारत को देखें तो भारत के साथ भी वही होगा। अगर यहाँ सन है, ये ईस्टर्न पार्ट है, सबसे पहले सनलाइट क्या पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा, क्योंकि ये देखने में ऐसा लग रहा है ना, एक्चुअल में तो ये कर्व पर है, अर्थ का कर्व पर है। तो पहले सनलाइट यहाँ होगा, फिर धीरे धीरे सनलाइट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और होते होते यहाँ आएगा। और इसी कर्व में कितना टाइम बीत जाता है, 2 घंटा टाइम बीत जाता है। ये बात को हमें याद रखना चाहिए। 2 घंटा कैसे बीत जाता है, कल हमने पढ़ा था, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। बहुत ही ईजी है, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट भी बहुत है। कि एक सर्कल में अर्थ
360 डिग्री, या एक सर्कल में 360 डिग्री होता है। ये जो 360 डिग्री है इतना घूमने में अर्थ को 24 घंटा लगता है, बिकॉज अर्थ टेक्स 24 आवर्स फॉर वन रोटेशन। एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को 24 घंटा लगता है। ये भी लिख सकते हैं 360 डिग्री घूमने में, क्योंकि 24 घंटा में क्या होता है, एक राउंड घूमते हैं, एक सर्कल घूमते हैं, तो 360 डिग्री घूमते हैं। 24 घंटा को हम लिख सकते हैं 24 × 60 मिनट्स लिख सकते हैं, यानी कि 360 डिग्री घूमने में अर्थ को 24 × 60 मिनट लगते हैं। अगर हम 1 डिग्री की बात करें कि 1 डिग्री में कितना समय लगेगा, तो ये यूनिटरी मेथड से 24 × 60 / 360 करेंगे। ये 6 से कट जाएगा, ये 4 हो गया, तो यानी 1 डिग्री घूमने में अर्थ को कितना टाइम लगा, 4 मिनट लगा। 1 डिग्री घूमने में अर्थ को 4 मिनट लगा। हम लोग जानते हैं कि द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इसका जो लॉन्गिट्यूड पढ़े वो 97 डिग्री 25 मिनट पढ़े हैं जी। इसका पढ़े हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पढ़े हैं जी, ईस्ट पढ़े हैं। इसका 68.7 पढ़े, इसका 97.25 पढ़े। लगभग 30 डिग्री का अंतर है, थोड़ा बहुत का अंतर है। आप एग्जैक्ट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको कैलकुलेटर की मदद से, या ऐसे भी। तो हम एवरेज मानते हैं कि दिस इज 30 डिग्री डिफरेंस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ये 30 मिनट का अंतर है। अगर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहा है, तो 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली 120 मिनट टाइम लगेगा, यानी यही क्या कहलाता है, 2 घंटा टाइम लगेगा। सो अर्थ the sunrise takes place 2 hours before in अरुणाचल प्रदेश in comparison to गुजरात। जब आप बिहार से भी दिल्ली पढ़ने आएंगे, या अगर आप अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली पढ़ने आए, तब तो आपके लिए ये काफ़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहाँ सनलाइट बहुत पहले हो जाती है, और इस तरफ दिल्ली तरफ सनलाइट लेट से होती है, तो सनराइज भी लेट से होती है। कहने का मतलब 2 घंटा का टाइम लगता है। ये दोनों में गैप है। पहले सनराइज कहाँ होता है, ईस्टर्न साइड में, 2 घंटा यहाँ पहले हो जाएगी। यहाँ क्या होगा, 2 घंटे का बाद होगा। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 5 AM में सनराइज हुआ है, 5 बजे सुबह हुई, तो यहाँ पर क्या होगा, लेट से होगा। जब यहाँ 7 बज जाएगा तब यहाँ होगा सनराइज, तो यहाँ कितने होगा, 7 बजे, क्योंकि घड़ी तो एक ही टाइम दिखाती है, क्योंकि घड़ी को हमने फिक्स कर दिया है। घड़ी इज मैकेनिकल, सनराइज तो मैकेनिकल नहीं, वो सन के कहने पर चलेगा। सन जब सनराइज होगा तभी होगा, वो अर्थ का रोटेशन, सन का रोटेशन एक्सेट्रा पर डिपेंड करता है। लेकिन घड़ी को तो हमने फिक्स कर दिया है। तो यहाँ अगर 5 बजे सनराइज हुआ है, तो 2 घंटा लग जाएगा यहाँ से यहाँ सनराइज पहुँचने में, और यहाँ 7 बज जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको पढ़िए, समझिए कि देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 hours फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज इंडियाज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अराउंड 30 डिग्री, बिकॉज दिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज 30 डिग्री, गैप इज 30 डिग्री, सो द सनराइज विल टेक प्लेस 2 hours लेटर। अगर यहाँ पर 6 बजे 7 को, यानी 6 PM में सनसेट हो रहा है, तो यहाँ कितना होगा, 8 PM में सनसेट होगा। यहाँ पर अगर किसी दोस्त से हम फोन करके बात करते हैं 6 बजे, तो बोलेगा कि अंधेरा होने वाला है 6:30 बजे। यहाँ बोलेंगे कभी तो सनलाइट ही दिख रहा है। तो इस तरह का डिफरेंस हम देख सकते हैं, यानी कि सनराइज जो है वो 2 hours अर्लियर होते हैं अरुणाचल प्रदेश में देन इन गुजरात। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया कि अब अगर ऐसा ही छोड़ दिया जाता, घड़ी को हम फिक्स करते हैं, घड़ी को हम सेट करते हैं कि घड़ी में क्या टाइम बताएगा, उसको फिक्स करने के लिए हम एक लॉन्गिट्यूड को पकड़ते हैं। या तो हम ऐसा करें कि सबके लिए अलग अलग रखें, तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, बहुत रियल एक्सीडेंट होगा, हवाई यात्रा में एक्सीडेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ और टाइम दिखाएगा, सब जगह कुछ और टाइम दिखाएगा। इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेटीट्यूड लेते हैं, और उसी लेटीट्यूड को हम क्या कर देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं एज द टाइम ऑफ इंडिया। तो हमने क्या किया, ना तो इसकी बात सुनी ना इसकी बात सुनी, हमने बीच से लेके गया, यानी कि जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, या इसी को लिख सकते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट। इसको हमने फिक्स कर दिया कि जितना भी घड़ी है उसका टाइम इसके अकॉर्डिंग बताएगा। ऐसा करने से ये हुआ कि सभी पूरा देश का टाइम फिक्स हो गया। फिर भी सनराइज तो अभी भी वही होगा ना, क्योंकि वो सन पर डिपेंडेंट है। टाइम तो मैकेनिकल है, इट इज ए ह्यूमन थिंग, वी कैन चेंज द टाइम अकॉर्डिंग टू आवर विश। इसके जगह नहीं लेके हम 0 डिग्री पर अगर मैच कर दे तो क्या होगा, हमारा टाइम लंदन से फिक्स हो जाएगा। जो लंदन में टाइम होगा वही हमारे यहाँ होगा, तो काफ़ी गड़बड़ी होगी। क्योंकि 12 बजे दिन को अगर सनराइज हो तो अच्छा नहीं लगेगा, शाम को सनराइज हो तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए हमने क्या किया, 82 डिग्री 30 मिनट को हमने बोला कि दिस इज द प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया, दिस इज द प्राइम। एक हमने प्राइम मेरिडियन देखा था जो लंदन से गुजरता है। जब बोले प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया की बात करें, तब हम किसको बोलेंगे, तब बोलेंगे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। इसी के हिसाब से टाइम फिक्स होती है। तो ये जो 82 डिग्री 5 मिनट है, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है। ठीक है जी, ये क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, प्राइम मेरिडियन भी बोल सकते हैं, ज़्यादा कॉमन नेम क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और ये पास कहाँ से होता है, मिर्जापुर से होता है, उत्तर प्रदेश में। और इसी को स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री को लिया जाता है, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। इस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन के लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम लिया, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट लिए, जो मिर्जापुर से पास होता है। देखिए आप यहाँ पर है, तो अगर यहाँ पर दिया नहीं है, पर यहाँ देखिए दिया हुआ है कि ये क्या है, ये देखिए स्टैंडर्ड मेरिडियन है,
इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये है, यहाँ यूपी से पास हो रहा है। यूपी में कहाँ, मिर्ज़ापुर है जो सरीज आया है। उसके बाद कहाँ जा रहा है, उसके बाद थोड़ा सा एमपी में गया, एमपी के बाद कहाँ गया, छत्तीसगढ़ में गया, फिर कहाँ गया, उड़ीसा में गया, और फाइनली आंध्र प्रदेश में गया। तो ये स्टेट को भी हमें याद रखना पड़ेगा कि इन स्टेट से होकर गुजरती है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन। शायद यहाँ लिखना रह गया है, हम इसको नोट्स में इंक्लूड कर देंगे। हम इसको नोट्स में इंक्लूड कर देंगे कि कौन से स्टेट से स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहला कौन है, उत्तर प्रदेश, फिर कौन है, एमपी है। एमपी का देखिए थोड़ा सा ये जो ईस्टर्न पोर्शन है यहाँ से गुजर रहा है, फिर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, इसको आप नोट्स में भी लिख लीजिएगा कि इन 5 स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरते हैं। अब आइए हम इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं। इससे पहले कि इंडिया के बॉर्डर के बारे में समझे, एक क्वेश्चन इसमें बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या है क्वेश्चन कि अगर, और हम आपको सोल्व करके ये क्वेश्चन देते हैं, आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा कि एक क्वेश्चन है, अगर पॉज करके आप बनाइए ये क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते हैं तो आप मेरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। कि अगर हम मान लेते हैं कि जो इंग्लैंड है, यहाँ पर अभी 5:30 हुआ है शाम को, 5:30 हो रहा है शाम को। तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा, इंडिया में टाइम क्या होगा, इंडियन टाइम क्या होगा। अब देखिए हमें क्या समझना है, इसको बहुत सिंपल तरीका से सोल्व करना है। हम जानते हैं कि इंडिया ईस्टर्न पार्ट में है, अभी पढ़े ना कि ये 0 डिग्री है और इंडिया 68 तो शुरू ही होती है। हमने स्टैंडर्ड टाइम क्या लिया है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लिया है। तो इससे तो बहुत ईस्टर्न कंट्री है हमारा। ईस्ट कंट्री होने के कारण यहाँ पर सनराइज क्या होगा, सनराइज अर्ली होगा, सनराइज पहले होगा, और यहाँ पर सनराइज क्या होगा, बाद में होगा। अगर यहाँ शाम हो गया तो हमारे यहाँ तो सनराइज और पहले हुआ होगा, यानी हमारे यहाँ अभी क्या चल रहा है, रात ही चल रहा है, नाइट ही चल रहा है, यानी नाइट ही चल रहा है, यानी क्या है, लगभग पीएम ही होगा। अभी देख लेते पीएम होगा या पर रात होगा, ये तो हमें पता चला ना। इससे भी ऑप्शन से बहुत सारा चीज़ आप निकाल सकते हैं सिर्फ इतनी बेसिस पर। अब दूसरा चीज़ देखते हैं। अभी हमने देखा कि जो अर्थ है उसको 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का समय लगता है। आप इसको याद कर लीजिए अगर संभव है तो, कि 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये 82 डिग्री 30 मिनट को हम 82.5 डिग्री भी लिखते हैं, क्योंकि 30 मिनट का मतलब होता है 60 मिनट का आधा, यानी कि उसको 0.5 भी लिखते हैं। तो 82.5 डिग्री ईस्ट में कितना, इतना रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, इसको 4 से गुना कर देंगे। 82.5 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 4 दूना 8, 2 10 के 0 बाकी 1, 8 चौक 32 1 33, 330 मिनट आएगा, क्योंकि एक दशमलव आएगा। ये 330 मिनट आ गया। 330 मिनट को अगर घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आवर्स होगा ना, 6 × 30, 5 आवर्स हो जाएगा, और 30 मिनट हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट। तो ये जो 5:30 हुआ है और ये पीएम हुआ है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, तो हमारे यहाँ तो रात रहा होगा, और इसमें कितना ऐड कर दिए, 5 घंटा 30 मिनट, तो 5:30 ऐड कर दिए, तो कितना हो गया, लगभग 11 पीएम हो रहा होगा हमारे यहाँ इंडिया में। 11 बजे रात हो रही होगी। आप इसको अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, या इस तरह का कोई और क्वेश्चन लीजिए, आप देखिएगा कि बहुत आसानी से आप बना पाएंगे, क्योंकि हमने जो आपको बताया है वो बहुत ही ईजी है, और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, और बहुत इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, यहाँ हो गया। अब हम चलेंगे इंडिया के जो चारों तरफ देश हैं और जो हमारे कोस्टल बाउंड्री है उसके तरफ। अब इंडिया के हमें बाहर जाकर समझना होगा इंडिया के बारे में। यहाँ से कट करें, पॉज करेंगे तो होगा, पॉज नहीं होता है, बंद हो जाता है। हाँ, तो 2 को जोड़ देगा, जुट जाएगा, जोड़ पाएगा ना, जोड़ देंगे सब जुट जाएगा, टाइम लगेगा।